सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक वजीर मरी शशिधर रेड्डी ने 6 लाख से ज़ायद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हुकूमत से इक़दाम का मुतालबा किया है। आज INN के ब्यूरो चीफ हबीब अली अलजिलानी से खुसूसी बातचीत करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि 7 मई को तालीमी साल ख़त्म हुआ और अनकरीब इम्तहानात मुनक्किद होने वाले हैं। 23 मार्च से लॉकडाउन के बाद तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। हालांकि हुकूमत ने इन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, लेकिन तलबा की हाज़िरी 50% से ज़्यादा नहीं रही। इसकी अहम वजूहात ने शहरी इलाक़ों में इंटरनेट रवाबित में खलल और गरीब तलबा के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैब ना होना अहम वजह है। हमने गवर्नर के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो इम्तहानात के पर्चे तैयार किए जाते हैं, इसमें से सिर्फ 1/3 सवालात के जवाब देने की इजाज़त दी जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पहले इम्तिहान के औकात को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया है। कोविड-19 इससे गुज़िश्ता 2 महीने से पूरी दुनिया परेशान है। उसी तरह हिंदुस्तान और तेलंगाना में भी परेशानियां हैं और कई तरह के हुकूमत इक़दाम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की कोताही भी है, क्योंकि जो मेज़र इस सिलसिले में डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेनी चाहिए वो बराबर हुकूमत ने नहीं लिए, और उसी पर गौर करने के लिए और हुकूमत को सुझाव देने के लिए और हुकूमत की कहाँ पर खामियाँ बताने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक टास्क फोर्स कायम की है। उसके सरबराह हैं साबिक़ रियासती वज़ीर और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साबिक़ नायब सदर नशीन जनाब मरी शशिधर रेड्डी साहब। मरी शशिधर रेड्डी साहब एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, इन्हें इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बसीरत और दूर की नज़र और आगे की सोच कई पॉलिटिशियन से कई गुना आगे है। तो आइए हम, चूँकि वो इस वक्त कांग्रेस की कोविड-19 टास्क कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कई चीज़ों पर स्टडी किया है, उससे हम बात करते हैं। शशि रेड्डी साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। शशि रेड्डी साहब, ये बताइए, कोविड-19 जो आया, आज 2 महीने गुजर चुके हैं और यहाँ पर हुकूमत जो आवाम की फलाह के लिए इक़दाम करना चाहिए वो उसमें जहाँ तक दिख रहा है कि नाकाम हुई है, और इसका नाजायज़ फ़ायदा पुलिस उठा रही है और आवाम पर जुल्म कर रही है। जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं उनको तो मास्क वगैरह के नाम पे चालान किए जा रहे हैं, और आवाम की ट्रैफिक पुलिस गाड़ियाँ जो है मामूली बातों खींच रही है और उनको पैदल आवाम को तकलीफ़ पहुँचा रही है। लेकिन जब शराब के कारोबार शुरू करी थी हुकूमत, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का कुछ नहीं, और पुलिस को वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए मुतयन किया जाता है। तो क्या ये आवाम के हक़ में बेहतर है या नहीं है? देखिए, कोविड-19 की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक पूरी दुनिया में ऐसे हालात देखने को नहीं मिले हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले बहुत लंबे अरसे तक भी ऐसा नहीं होगा। और यहाँ की सरकार दूरअंदेशी नहीं थी, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, लिहाजा उससे ख़ासकर गरीबों को बहुत सारा तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो इसमें लॉकडाउन की ज़रूरत थी, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लॉकडाउन तकरीबन चल रहा था, यहाँ भी ज़रूरी था। और लॉकडाउन के तहत जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पुलिस वालों के ऊपर थी, क्योंकि कंट्रोल करना उनकी ज़िम्मेदारी थी। ऐसे मुश्किल हालात में हो सकता है वैसे कुछ ऐसे गलत चीज़ें हुई होंगी, कुछ एरियाज़ में पुलिस की कुछ ज़्यादती हुई होंगी, मगर एक चीज़ मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरी को भी समझना है। रात दिन अपने जान को हाथ में लेकर लड़ रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हों, सफाई वाले हों, पुलिस वाले हों, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह के लोगों को तकलीफ न पहुँचे, ऐसा उनका कार्रवाई हो। शराब की दुकानों के बारे में ये मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत क़दम उठा है, और ख़ासकर पूरे तेलंगाना के बात एक है, और जो ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है, इसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो रेड जोन में डिक्लेयर हैं, जहां अभी केसेस हो रहे हैं, वैसी जगहों पर भी आप शराब की दुकान खोलने से ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, इसको ये सबसे बढ़कर ना वैक्सीन है ना इसका कोई इलाज है।
चलो इससे कोई जो भी तकलीफ़ होती है, बुखार आता है, ऐसे तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, मगर जो असल वायरस है इसको मारने वाला कोई चीज़ अभी दवा नहीं निकली है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैं शराब की दुकान जिस तरह से चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम नहीं है। दोनों साइड से लंबी क्यू है, पुलिस वाले खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने के लिए, मगर जब काउंटर में जा रहे हैं एक से बढ़कर ऊपर इस तरह से एक के ऊपर गिर कर ये काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि कम से कम रेड जोन में ये शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। ये तो रहा है ऐसा। अब इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में हुकूमत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू की, तो मैंने थोड़ी इसके ऊपर स्टडी की और कुछ अपना वो किया हूँ। तो उसके अंदर मेरी जहाँ तक नॉलेज है तकरीबन ओनली 30 to 40% पार्टिसिपेशन है, और उसके बाद में भी ये पता नहीं कि जो ऑनलाइन आए हैं तलबा वो कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर वो उठ के चले गए। और इसके ऊपर बाज़ कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने बात की तो वो लोग ये बता रहे हैं कि ये इस वक्त जो शुरू किया गया, खैर मजबूरन इसको शुरू किया गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये सिस्टम को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 10 साल का टाइम लगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत है, हर कोई मोबाइल, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या टैब से वो नहीं है उनके पास। तो ऐसी सूरत में अब जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे तो क्या वो तलबा एग्ज़ाम लिख सकेंगे सही तौर पे, क्या वो लोग पास होंगे, और आगे अपना जो फ्यूचर है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो लोग क्या प्रिपेयर हो सकेंगे? देखिए, जब ये टास्क फोर्स बना पीसीसी के तहत, इसमें हम लोगों ने कुछ अहम मसलों के ऊपर ख़ास इस पर तवज्जो देने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए। उसमें ज़राअत के बारे में जो किसानों के मसले हैं और उनसे जुड़े हुए जो मसले हैं उनके ऊपर तवज्जो देने के लिए एक ग्रुप, अलग ग्रुप बनी। ये एजुकेशन के ऊपर एक हमने ग्रुप बनाया जिसमें हमारे सीनियर इंटेलेक्चुअल सेल के चेयरमैन श्याम मोहन साहब हैं, उनको कन्वीनर बना के रखा। पिछले दिनों में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जिसमें एचआरडी के मिनिस्टर, जो एजुकेशन दिल्ली में एचआरडी के मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह साहब की सरकार में, पल्लम राजू साहब, उनको बुलाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर को बुलाया, दिल्ली से एक्सपर्ट्स को बुलाया, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, प्राइवेट कॉलेजेस वालों को बुलाया, स्कूल्स वालों को बुलाया, अलग अलग, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ कॉलेज की नहीं, स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक है। तो सभी लोगों को बुलाकर हम ये जारी है हमारी बातचीत, 1 to 1 कई लोगों से बात हो रही है, इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी एक मसला बिल्कुल सामने हमारे ये है कि अभी एकेडमिक ईयर पूरा हुआ है, 7 मई को एकेडमिक ईयर को पूरा होने का डिक्लेयर किया है। वैसे तो उससे पहले ही होना था, कोविड की वजह से मार्च 15-20 तारीख से पूरे कॉलेजेस, स्कूल सारे बंद हैं। तो उसके मद्देनज़र यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमारे गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन मैडम ने एक रजिस्ट्रार से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, पूरे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, और ये तय किया गया है कि ऑनलाइन कोर्स को जल्दी शुरू करना चाहिए। तो फिर सारे रजिस्ट्रार्स ने सारे यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस, प्राइवेट हो, एडेड हो और या गवर्नमेंट हो, सबको लिखा है कि ऑनलाइन की कोर्स को आगे चलाना है और पूरा सिलेबस जो बाकी है उसको पूरा करना है। ये ठीक है, अभी हालात के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी है या नहीं, जो जहाँ तक है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर पहले से भी थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर पूरे तौर पे इसको देना है। खैर, अभी जो हालात है, अटेंडेंस जैसे आपने कहा, हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स, कुछ ओल्ड सिटी के कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 95% ऑनलाइन में अटेंडेंस आया है। वैसे हमारे वो फैज़ खान साहब हैं जो निज़ाम ट्रस्ट के मेंबर हैं, उन्होंने हमको बताया, पब्लिक स्कूल से, हैदराबाद पब्लिक स्कूल से भी उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि 95 है वहाँ के। ठीक है, अर्बन सिटी में जो कनेक्टिविटी की बात अलग है, लेकिन पब्लिक स्कूल, हैदराबाद पब्लिक स्कूल भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ 85% अटेंडेंस है, 15% की कमी है। फिर भी ये शहर में है, बेसिकली शहर में है, मगर बाहर के अज़ला के भी लोग इसमें आते हैं।
और कॉलेजेस की बात जब देखते हैं कि हमने सर्वे किया है प्राइवेट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसमें देखा गया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जूम ऐप के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, लेकिन 25-30% से बढ़कर अटेंडेंस नहीं है। वैसे प्राइवेट और एडेड कॉलेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, उनमें देखा गया कि 50 से 55% तक अटेंडेंस है। तो जो बाकी इसमें शरीक नहीं हो पाए हैं, इसकी क्या वजह है? एक तो कनेक्टिविटी ठीक नहीं होने की वजह से नेट सही नहीं आ रहा है जगह जगह पर, ख़ासकर अजला में, रूरल एरियाज़ में, और उसके साथ जो सपोर्ट करने वाली ऐप्स को सपोर्ट, व्हाट्सअप हो या जूम हो या ऐसे कोई ऐप्स हो, उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्मार्टफोन चाहिए या टैब चाहिए या लैपटॉप चाहिए, इनकी कमी होने की वजह से, क्योंकि जो बच्चे इससे बाहर रहे हैं, इनका ये रहा है कि ये महरूम हो गए अभी, क्योंकि एक तो पिछले तबकों से आते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं जो इतना खर्चा उठा नहीं सकते। तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, इनको हम अलग नहीं छोड़ सकते। तो हमारी टास्क फोर्स ने ये इसके ऊपर काफ़ी सर्वे वगैरह करने के बाद हमने ये सोचा है कि गवर्नर साहब के नॉलेज में इसको लाना चाहिए और क्या करने से इनकी हालत बेहतर बना सकते हैं। एक तो क्या वजह है मैंने बता दिया आपको, और क्या करना है एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा कि 3 घंटों की जगह एग्जामिनेशन 2 घंटे का हो। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उससे हटकर जो एक अहम चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर बनता है तो वो सारा सिलेबस को कवर करता है, जो ऑनलाइन भी हुआ है, उससे पहले फिज़िकली प्रैक्टिकली जो हुआ है कॉलेज में उसका भी। ठीक है, इसको भी हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उन स्टूडेंट्स का मैं समझता हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट में करीब 6 लाख स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के भी हैं, इस तरह से 25-30%, 50% तो लाखों स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन से महरूम रहे। तो उनको सही इसमें मौका कैसा मिलना चाहिए, तो इसमें चॉइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 50%, 10 क्वेश्चन देते हैं तो उसमें 5 का जवाब देना चाहिए, अभी बढ़ाकर उसमें 1/3, जैसा 12 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 9 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 का जवाब देने की बात करें। तो इस तरह से एक उन लोगों को सहूलत मिलेगी, और जो कोर्स, जो सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये छोड़कर ये एग्ज़ाम की बात हो गई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, तो थर्ड ईयर वाले तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये कोर्स में जो कवर हुआ है, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, एक मार्क्स से लोग अपने इंटायर मुस्तक़बिल आगे बहुत तकलीफ़ उठाने की उनकी हो सकता है, हालात ऐसे बन सकते हैं कंपटीशन में। तो उनको ख़ास तवज्जो उन पर देना चाहिए कि इन एग्ज़ाम्स के बाद भी जो मिस हुआ है उनको उन तक पहुँचाएँ उस कोर्स को, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे। वो कॉलेजेस को भी ये हिदायत देनी चाहिए कि जो कोर्स मिस हुआ है उस पर उनको सारे नोट्स हो, क्लासेस हो, क्रैश कोर्सेस हो, जो भी है, इसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। हमने गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त किया कि यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेज हायर एजुकेशन, काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जो है, उनको भी ये हिदायत दे कि इस चीज़ को सोचते हुए जो गरीब तबके के, जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं, जो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से दूर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के फ्यूचर की बात है। और इस पर हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक समाज में सबको सही मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस का ये उसूल है, सोच है, इसको आगे लेकर हम जा रहे हैं। और पिछले दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा कि क्या बात करें, किससे बात करें, क्यों बात करें, मतलब उनकी जो बात करने का स्टाइल था, उनकी जो ज़बान थी, मेरी परवरिश और पैदाइश और परवरिश ऐसी रही कि मैं ऐसे लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सीएम साहब के जैसे मैंने 60-70 हज़ार किताब पढ़ने के बाद वो ज़बान जो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने उतनी किताब नहीं पढ़े, तो उनके जैसे मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन साथ में ये भी बताना चाहता हूँ सीएम साहब को कि आपने कहा
कि क्या जानते हैं, किससे बात करें, ये गलत है। आप अलग एक हवा में मत रहिए। हमको भी बहुत तजुर्बा है। पूरे हिंदुस्तान के डिज़ास्टर मैनेज को हमने चलाया है। पूरे हिंदुस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे बात करने की ताकत हम में है और हमसे वो लोग भी बात करते हैं, अपना सलाह मशवरा करते हैं। तो जो तेलंगाना के अवाम के लिए बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है हम बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी समझकर। और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझकर सब लोगों से सलाह मशवरा कीजिए। हर स्टेट में इस तरह से हो रहा है सलाह मशवरा करने का, सिवाय तेलंगाना में। ये बिल्कुल गलत है। ये आप अगर जो साइंटिस्ट ने बोला है कि कोविड-19 के लिए सिर्फ पैरासीटामोल से काम चल जाएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, 22 डिग्री से बढ़कर यहाँ पर काम नहीं करा, ऐसे साइंटिस्ट की बात को लेकर तेलंगाना के अवाम की आप सरफरस्ती इस तरह से करते जाएंगे तो माशाल्लाह, तौबा तौबा, तेलंगाना के अवाम की क्या किस्मत हो सकती है, सोच के तकलीफ़ होती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे मशवरा कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। जितना मशवरा करते हैं, जितना जानकारी अपनी बढ़ती है, उतनी अच्छी सोच और उतने अच्छे काम हम कर सकते हैं। शशि रेड्डी साहब, ये तो ईश्वर, अब ये बोलिए, अब जो डिग्री करने वाले कंप्लीट जो बच्चे होंगे, अब वो लोग गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो पब्लिक सर्विस के लिए अपीयर होंगे, जब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी नॉलेज पूरी नहीं हुई, तो वो लोग उन एग्ज़ाम के अंदर क्या कर सकेंगे? तो ये इसी बात को सोचकर, ये बहुत ही अहम बात है, इसी बात को सोचकर हमने ये इसके ऊपर इतना तवज्जो दिया और ये हमने जो हमारे जो सुझाव हैं इसको अमल करने के लिए हमने गवर्नर साहिबा को रिक्वेस्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने तरफ से उनको हिदायत देंगे और लोगों को जो महरूम होना पड़ रहा है इससे बचे, ताकि वो एक सबके साथ मिलकर आगे जा सके। ये ऑनलाइन नहीं होने से, गरीब होने से या उनकी माशी हालत ठीक नहीं होने से इसमें अगर शामिल नहीं हो सके तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी हाथ सहारा उनको देना चाहिए। ये तो डिग्री का होगा। अब जो है एसएससी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लाखों तलबा है, तो क्या हुकूमत उनके लिए जिस तरह सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजेशन है और मास्क जो कंपलसरी करार दिया गया है, ये गवर्नमेंट फराहम करेगी या फिर गरीब जो अफराद है उनको एफर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आज एक मास्क की कीमत जो यूजुअली 10 रुपये में मिलता था वो 50 रुपये में होगा और उसको डेली यूज़ करना पड़ेगा, तो एक ही मास्क को यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या ये हुकूमत प्रोवाइड करेगी या आप उससे डिमांड करेंगे? देखिए, जो मास्क पहनने की बात आई है, अभी ज़्यादा पैसा खर्च करके मास्क ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मास्क आजकल जो तरीके हैं, खुद अपना मास्क अपन बना सकते हैं। अपने पास जो कपड़ा है उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये कंपलसरी है कि सभी लोगों को मास्क पहनकर रहना होगा। नहीं तो खैर, आप अगर मिनिस्टर हैं तो कोई बात नहीं, आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है और पुलिस वाला उनसे कुछ नहीं बोलेगा। पिछले दिनों में मैंने एक फ़ोटो देकर भेजा है एसपी सूर्यापेट को, वहाँ के मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी साहब एक मीटिंग में है, मास्क नहीं पहने हुए हैं, लोगों के साथ करीब बैठे हैं और उनके हाथ, मैंने बोला इनके खिलाफ़ क्या एक्शन लेंगे आप? तो वो अलग बात है कि मास्क दूसरों के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मतलब यहाँ बैठे भी मास्क पहना हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं या दूसरों को, मेरे साथ जो बैठे हैं उनके लिए भी ये ठीक है। तो इस तरीके से हम मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूर समझते हैं। और सैनिटाइज़र मैं समझता हूं कि अभी मैंने इन्विजिलेशन वाला वीडियो देखा था और उसमें बताया गया कि सैनिटाइज़र को वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक अपना। देखिए, अब सैनिटाइज़र भी एग्ज़ाम में आते हैं, उसी वक्त यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की बात नहीं है। सैनिटाइज़र, हाथ साफ धोना, ये जब तक हमारा वैक्सीन नहीं है, जब तक हमारी दवा नहीं है, तो यही एक चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप की पर्सनल हाइजीन, हाथ साफ सफाई रखने का। ये बहुत ही अहम कदम है कोविड से लड़ने का। तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में तो उनको देना चाहिए, वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए जो भी अंदर आते हैं। अभी एयरपोर्ट में जो तरीका है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जो एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, ट्रेन्स खुल गए,
अभी यहाँ पर रेलवे में भी जो खुल गया है, अंदर आने वाला वहाँ पर कोई सैनिटाइज़र देता है, हाथ साफ करके अंदर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से उनको उसका इंतज़ाम करना चाहिए। मास्क तो पहने रही है, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं, हमेशा मास्क पहनने की ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों को सेफ रखने के लिए, और पूरे समाज में लोगों में इसको बचाव रोकने का एक बहुत ही अहम तरीका है। शशि रेड्डी साहब, ये मसला अब रहा सबसे बड़ा मसला माइग्रेंट्स का, जो बताया था कि पूरी रियासत में 7.5 लाख हैं, जबकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, और ना हुकूमत उन पर ख़ास तवज्जो दे रही है। जब वो लोग रोड के ऊपर एहतियात करने आए तो पता चल रहा है कि इतनी तादाद में माइग्रेंट्स है, और वो लोग जो है उनको खाने वगैरह से महरूम रखा गया है। देखिए, माइग्रेंट्स के बारे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग ये समझ नहीं सकते थे कि माइग्रेंट्स की क्या रोल हो सकती है, कि मुल्क को एक ताकतवर मुल्क बनाने में उनका क्या उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके बारे में इससे पहले लोग सोच नहीं पाए कि इस तरह से हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरह से जब काम कर रही है, और लॉकडाउन से पहले इन लोगों के बारे में पूरी तरह से सोचकर इनके लिए, जो आज देखिए ट्रेन आज दिखा रहे हैं, 1 महीने पहले क्यों नहीं दिया? उनको राशन देने के लिए कार्ड नहीं है करके कई लोगों को राशन नहीं दिया। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 30-40 दिन पहले बोल दिया था कि बगैर रेशन कार्ड के भी सब गरीबों को आप रेशन दीजिए। मतलब ये आगे की नहीं सोच रहे हैं, कोई बोलते हैं तो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। माइग्रेंट लेबर के ताल्लुक से बहुत ही गलत हुआ है, और इतनी तकलीफ़ लोगों को उठाना पड़ा, ये बड़ी अफसोस की बात है। और जिस तरह से करोड़ों के तादाद में, लाखों के तादाद में, इतनी कड़ी धूप में सब चीज़ों को अलग रखते हुए जिस तरह से लोग परेशान जा रहे हैं, और तेलंगाना की हद तक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 40-50 दिन हो गए हैं, 50 दिन से बढ़कर हो गए हैं, और कितनी तादाद में यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर हैं। कभी बोला है कि 3.5 लाख है, कभी बोले कि 5.5, फिर बोला वो जो सेंट्रल टीम आए थे उनको बताया गया कि 6.5 है, और बाद में सीएम साहब ने बोला कि 7.5, और उनके एक मिनिस्टर साहब हैं वो श्रीनिवास यादव साहब, उन्होंने बोला कि 15 लाख हैं। तो ये कहाँ पर है? ये कितने लोग यहाँ पर हैं, इसका सही अंदाज़ा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा, अब जब आप मर्ज पहचान नहीं सकते तो उसकी दवा क्या देंगे? लोग कितने हैं ये जानने से पहले उनको मदद क्या करेंगे? तो ये हालात यहाँ के रहे हैं। और सीएम साहब, जब सोनिया गांधी जी ने एक ऐलान कर दिया, पहले बोल दिया है कि हम ट्रेन चलाएंगे लेकिन माइग्रेंट लेबर को अपना टिकट खुद खरीदना पड़ेगा। सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि माइग्रेंट लेबर की जो भी टिकट लगाना है वो कांग्रेस के लोग पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर, हर स्टेट में कांग्रेस के लोग इसका पैसा भरेंगे। उसके बाद फ़ौरन केसीआर साहब ने बोल दिया कि नहीं, कल से 40 ट्रेन स्टार्ट होंगे, इसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तो सेंटर ने भी बोल दिया नहीं 85% हम दे रहे हैं, सिर्फ 15% स्टेट देंगी। तो ये फार्मूला इससे पहले नहीं थी कि टिकट खरीद के जाने की बात कर रहे थे। तो अब हालात ये है कि रोज़ 40 ट्रेन चलाने वाला जो ऐलान हुआ है केसीआर साहब का, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन का काम हुआ है। रजिस्ट्रेशन का काम 7.5 ठीक है, आप बोल रहे हैं 7.5 है, 15 छोड़ दिए जो श्रीनिवास यादव को मालूम नहीं है, एक को डबल करके बोलने की आदत है। तो चंद्रशेखर राव साहब ने जो बोला 7.5 लाख, देखते हैं कि हर लोकल पुलिस स्टेशन में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो कहाँ के लोग हैं, उनके सारे डिटेल्स के साथ वो कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि 3-3.5 लाख भी अभी रजिस्टर नहीं है, उसको तकरीबन बंद कर दिया, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद कोई बोल नहीं सकें कि ट्रेन कब मिलेगी। ये गलत तरीका है। हमने इस मसले पर भी गवर्नर को हम लिख रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है कि जो हैं सारे माइग्रेंट लेबर्स को रजिस्टर कीजिए, ताकि आपको मालूम होगा कि कौन कितने लोग कहाँ से हैं, और इनको इमदाद और मदद देने के लिए सहूलत होगी। और जो वायदा किया था कि 40 ट्रेन रोज़ चलेंगे, अभी 10 दिन 12 दिन हो गए,
और मैं समझता हूँ कि आज तक 60-65 ट्रेन से बढ़ के नहीं गए। अब रात वाली कोई बात है या सुबह की कोई बात है मैं नहीं जानता, मगर कल तक 60-62 ट्रेन से बढ़कर नहीं गए। तो ये गलत है। इन लोगों को जो जाना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से उनको भेजें और उसके बाद में सभी सहूलत उनको देनी चाहिए। जब तक वो नहीं जाएंगे उनकी जो भी कोई उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जानिए कि माइग्रेंट लेबर जो है अलग अलग रियासतों से जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये उनका बड़ा अहम रोल है। एक हर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन की बात हो, होटल्स की बात हो, राइस मिल की बात हो, हर चीज़ में बहुत बड़ी तादाद में बाहर के लोग हिस्सा ले रहे हैं। शशि रेड्डी साहब, INN से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये हम बात कर रहे थे जनाब मर्री शशि रेड्डी साहब, जो कांग्रेस के सीनियर तरीन कायद हैं और पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल हैं। INN चैनल के लिए गांधी भवन से मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।